बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन ने अलीमा खानम ने जवाब दिया है उन तमाम लोगों को जो एतराज कर रहे थे कि वो मॉरिसी सियासत है और वो क्यों अपने भाई के लिए बाहर निकल रही हैं या वो खुद क्यों तहरीक चलाने के लिए निकली हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो कोई इलेक्शन लड़ने के लिए तो निकली नहीं, ना उन्होंने कोई वजीर बनना है, मुशीर बनना है, सेनेटर बनना है, कुछ भी ऐसा उनका तो है नहीं। वो तो अपने भाई के लिए आई है और वो पहले भी ये करती रही हैं, आज भी वो यही कर रही हैं। कई दफा उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, हिरासत में लिया गया, टॉर्चर भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद वो इस पे डटी नहीं। अब उन्होंने बड़ा साफ जवाब दिया है जितने लोग तनकीद करने वाले हैं उनको, हम बिल्कुल मौरूसी हैं, हम अपने भाई के लिए खड़े होंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता, हम इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे और इमरान खान को जेल से बाहर निकालेंगे। जिसको मुजाहमत नहीं करनी, जिसको ताने कसने हैं, जिसको चीखें मारनी है, वो जाकर बूट चमकाए, इमरान खान साहब के नाम पर ओहदों के मजे आप लूटें और फिर मरूसियत की चीखें भी आप मारें। बल्कि नाज़रीन आप ऐसा करेंगे, मैं आपको ये पूरा पढ़ के सुनाऊं, इससे बेहतर है कि आप सुन लें कि अलीमा खानम ने क्या कहा इस हवाले से। मैं इसको जरा क्लियर करती हूँ। हम बिल्कुल मारूसी हैं, हम अपने भाई के लिए खड़े होंगे, हमें क्या कोई रोक नहीं सकता। हम अगर 2 साल से खड़े हैं तो मारूसी हैं तो खड़े हैं। अगर जब इमरान खान के बच्चे इमरान खान के लिए आवाज उठाएंगे, मारूसी हैं तो खड़े हैं ना। मारूसी क्या होता है? खानदान। इमरान खान अकेला नहीं है, हम साथ हैं और हम हमेशा साथ रहेंगे। हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, हम उनको जेल से बाहर निकाल के इंशाल्लाह पूरी मेहनत करेंगे रहेंगे। हम उनके ऊपर सियासत नहीं कर रहे, वो हमारे भाई हैं और हमें किसी से नहीं फर्क पड़ता क्यों क्या कहते हैं, हमें नहीं फर्क पड़ता क्या कहते हैं। मसला हमें तो नहीं है ना, लेकिन हम हिफाजत भी करेंगे इमरान खान की। हम अगर कोई गलत बात करेगा, अब हमने ये वार्निंग दे दी है कि हम बिल्कुल अब जाहिर कर देंगे सबके सामने, अगर हमारे भाई का पैगाम कोई गलत करेगा हम उसको सही कर देंगे। ये हमारी देखिए, अगर हमने अपने भाई को तहफ़्फ़ुज़ देना है, उनको गार्ड करना है, सबसे जरूरी चीज ये कि अगर वो आइसोलेशन में है, उनका नाजायज कोई फायदा ना उठाए। ये हमारी ड्यूटी है और हम इसको पूरा करेंगे इंशाल्लाह। हम लोगों को सबको कहा हुआ है आप फिक्र ना करें, जो मर्जी कोई कह दे, हमें जो मर्जी अटैक करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जिसके लिए खड़े हैं भाई। अच्छा जी, बड़ी वजाहत के साथ उन्होंने कह दिया और साफ उन्होंने जवाब दिया कि जिसने जो करना करे, और हम तो खुलकर जो इमरान खान का मौक़िफ़ है वही कौम के सामने रखेंगे और किसी को उनकी कैद तन्हाई का गलत फायदा उठाकर गलत इंफॉर्मेशन बाहर पहुंचाने की या सिचुएशन को मैनिपुलेट करने की इजाजत हम नहीं देंगे। तो ये बड़ा क्लियरली एक मौक़िफ़ आ गया। काजी फायद ईसा सबसे बड़ा मुजरिम है इस कौम का, यानी अगर आप टॉप के बड़े बड़े मुजरिम निकाले ना, तो एक तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, जनरल बाजवा, उसके बाद बारी आ जाती है जनरल आसिम मुनीर की, फिर बीच में नदीम अंजुम ने बहुत तबाही फेरी। अभी जो DGISI है वो गो के ज्यादा मीडिया के अंदर डिस्कस नहीं होते, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो DGISI है। जो कुछ भी आज सेक्टर कमांडर्स कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जाती है हर तरफ। तो जो बड़े बड़े लोग हैं उनमें जहां मिलिट्री के लोग मौजूद थे जिन्होंने गलत किया, कुछ सियासतदान उनके सहूलतकार बने, वहीं पे जजेस में कुछ ऐसे घटिया किरदार थे जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। उसमें जो सबसे मकरूह किरदार था, सबसे घटिया किरदार था, वो काजी फायद ईसा का था। आज जो चीफ जस्टिस है या अफरीदी, याद रखिएगा इस आदमी ने भी बहुत नुकसान पहुंचाया। इसने कंप्रोमाइज किया और अदालत का हुलिया ही बिगाड़ दिया। इसने हर वो केस दबाया और हर उस चीज को दबाकर बैठ गया जिस चीज से इंसाफ मिल सकता था या पाकिस्तान में अदलिया बच सकती थी। आज अदलिया जितनी कंप्रोमाइज और कमजोर है, उसकी सबसे बड़ी वजह, काजी फायद ईसा से भी ज्यादा बड़ी वजह, वो याया अफरीदी है। लेकिन बुनियाद इन सारी चीजों की काजी फायद ईसा ने रखी थी। काजी फायद ईसा ने एक फैसला दिया था बड़े गुस्से में आके, मुनाल रेस्टोरेंट वाला, वहां मुनाल की दीवारों पे अभी भी लिखा हुआ है, काजी फायद ईसा को गालियां लिखी हुई हैं लोगों ने। बेशुमार लोग वहां काम करते थे, वो रेस्टोरेंट चलता था, काम ठीक चल रहा था, पता नहीं काजी को क्या तकलीफ हुई, इसने वो बंद कर दिया पकड़ के। और अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बकायदा, जो आईनी अदालत है, आईनी अदालत का जो ऐसे केसेस, जो क्रिमिनल केसेस हैं या दीगर जो मामला है, उनसे क्या ताल्लुक है? आईनी अदालत में आईनी मामला जाने चाहिए थे कि जनाब आइन की ये तरमीम हो रही है, इसके बारे में बता दें, आइन के अंदर ये शिक तब्दील हो रही है, इसके बारे में बता दें, ये एक कानूनी और आईनी नुक्ता है, इसके अंदर जरा वजाहत फरमा दें। वो चीजें आईनी अदालत में जानी चाहिए थी, वो तो जाती नहीं। अब जो बाकायदा फौजदारी मुकदमात हैं वो भी आईनी अदालतों में चले जाते हैं और इमरान खान को फंसाने के लिए ये सब किया गया कि इमरान खान के मामलात और मुकदमात भी आईनी अदालतों में पहुंचाए जाए, क्योंकि आईनी अदालतों में वो नौरतन बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मंशा के बगैर फैसला ही नहीं करते, वो उससे बाहर जाते ही नहीं। तो अब जनाब ये मुनाल रेस्टोरेंट जो है वो आईनी अदालत में मामला गया, वहां से उन्होंने कहा जी ये तो गलत फैसला था काजी फायद ईसा का, बड़ी ज्यादती की है काजी फायद ईसा ने।
फैसला कलअदम। अब मुनाल रेस्टोरेंट वापस खुल जाएगा, वहां पे काम भी कर सकते हैं लोग, जाके खाना भी खा सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इतना अरसा ये बंद रहा, नस्ला टावर गिरा दिया चीफ जस्टिस ने, एक ने मुनाल रेस्टोरेंट जो है वो गिरा दिया, एक ने जुल्फिकार दी भुट्टो को फांसी लगा दी, एक ने मखसूस नशिस्तें रेडियो की तरह बांट दी, एक ने इंतखाबी निशान एक पॉलिटिकल पार्टी का ले लिया। यानी ऐसी घटिया और गलीद हरकतें की हैं जजों ने कि पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिम ये जज बन चुके हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इन जजेस के बगैर एक दिन भी इक्तदार में नहीं रह सकती थी। इन जजेस ने हमेशा पाकिस्तान के जर्नैलों को रास्ते बनाकर दिए कि जनाब ये आसान रास्ता है, इधर से आइए, हम आपको रास्ता बनाकर देते हैं, आप इक्तदार के मजे लूटिए और हमें हमारी सीटों पर मजे लेने दीजिए। अब काजी फायद ईसा एक इतनी बड़ी शर्मिंदगी बन चुका है कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज में हर जगह से लोग लानत फरमा रहे हैं काजी फायद ईसा पे, और वो लोग भी काजी फायद ईसा पे लानत भेज रहे हैं जो माजी में उनके फैसलों के दीवाने हुआ करते थे। इसमें ना आसिम मुनीर साहब के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। मैं आपको दिखाता हूँ। ताहिर अशरफी के बारे में एक क्लेम आया कि ताहिर अशरफी कहता है कि जी पहले भी कहा था कि ये जज नहीं, एक मनफी सोच का इंसान है। मुनाल केस के फैसले पे काजी फायद ईसा पे तबसरा किया। आसिम मुनीर साहब आपके बारे में भी ताहिर अशरफी एक दिन ऐसे ही कहेंगे। ये मैं आपको बता देता हूं कि ये चढ़ते सूरज को सलाम करने वाले मौलवी हैं, ये सलाम ठोकते हैं चढ़ते सूरज को। काजी फायद ईसा की मौजूदगी में ये उसके गुण गाया करते थे सारे लोग, और आज ये उसके खिलाफ गवाहियां देते हैं। कल आसिम मुनीर साहब आपको बंदा नहीं मिलेगा पूरे पाकिस्तान में जो खड़ा होकर ये कहे कि आसिम मुनीर एक जबरदस्त जर्नैल था, उसके कौम पे ऐसा ना था। आज भी आपको परवेज मुशर्रफ की हमायत में कोई ना कोई बंदा मिल जाएगा पाकिस्तान में, लेकिन आपकी हमायत में आपको कोई बंदा नहीं मिलेगा। ये नून लीग भी आपके खिलाफ, पीपल्स पार्टी भी आपके खिलाफ, ये मौलवी भी सारे आपके खिलाफ, जितने फतवे देने वाले लोग हैं वो सारे आपके खिलाफ होंगे। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा आपके खिलाफ हो जाएगा। कुर्सी से उतरे तो सही जनाब, ये मकाफाते अमल है, ये ऐसे ही चलता है, ये होना ही ऐसे है। ये जो लोग आज जूते पॉलिश कर रहे हैं या जूता मुंह में दबाकर वो ये साबित कर रहे हैं कि हमसे बड़ा वफादार कोई नहीं है, आप देखिएगा कि फ्यूचर में मुंह लगाने वाला कोई नहीं होगा। जैसे डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी यही होगा आने वाले दिनों में। लिहाजा इंसान को जब तक वो अपनी नौकरी पे रहे वो काम करने चाहिए जिन कामों से उसकी इज्जत रहे। अब काजी फायद ईसा के बच्चे, आने वाली नस्लें, या ये जो अभी जजेस दो नंबरियां कर रहे हैं, इन जजेस की औलादें, इनकी नस्लें आने वाले वक्त में कभी भी अपना तारुफ अपने बुजुर्गों के नाम के साथ नहीं करवा पाएंगी। इनका नाम हज़फ कर देंगे वो अपने तारुफ में से। वजह यह है कि ये निरी शर्मिंदगी है और कुछ भी नहीं है। जुल्फिकार दी भुट्टो को फांसी देने वाले जज की औलाद किधर है? कोई बंदा मिलता है आपको? बड़े फख्र से बताता हुआ जी मैं उसकी औलाद हूं, कोई नहीं मिलता आपको। वजह क्या है? वजह सादी है कि वो ऐसा गंद मार के गए कि उनकी अपनी नस्लें उनको ओन नहीं कर रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने अपने बेटे को बचाया। उसने दो औरतें गाड़ी के नीचे देकर कुचल दी, मार दी सड़क के ऊपर। गैर कानूनी गाड़ी थी, लाइसेंस भी नहीं था, उसने मार दिया। वो बच्चा घर चला गया। याद रखिएगा ये बच्चा और इसकी औलाद आने वाले वक्त में अपने बाप के कारनामों की वजह से अपने बाप का तारुफ नहीं करवा सकेंगे कि मैं फलाने जज का बच्चा हूं। ये आप याद रखिए। जो भी इज्जतदार आदमी होगा ना मुस्तकबिल में, वो अगर इन जजों के खानदान से होगा तो इन जजों के साथ अपना तारुफ करवाने में शर्मिंदगी महसूस करेगा। नाज़रीन, बलूचिस्तान में देखिए ना, जजेस इंसाफ देते होते तो ये हालत तो ना होती पाकिस्तान में। बलूचिस्तान में आज कितने दिन हो गए वो लोग अपनी मैयतें लेकर बैठे हुए हैं प्यारों की, और ये प्यारे कोई ऐसे नहीं है कि राह चलते राहगीर हैं जो मारे गए, नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं। ये तनख्वाह लेते थे सरकार से और ये अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी अदा कर रहे थे। इनको मदद नहीं दी गई, इनको हथियार और गोलियां नहीं दी गई, इन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया। ये लड़ते रहे और शहीद होते रहे, लड़ते रहे और शहीद होते रहे। अब वहां लोग लाशें लेकर बैठे हैं, 30 एहलकारों की लाशें, शदीद गर्मी है, लेकिन सियासतदानों के सीने में दिल ही नहीं है। अपोजिशन के लोग वहां जाते हैं, हुकूमत उनकी तरफ जाती नहीं, उनकी बातें नहीं सुनती। अभी ये सुलह कराने के लिए पहुंच गए एक तुर्की में, फील्ड मार्शल तुर्की में और वजीर आजम कतर में। उधर सुलह कराने पहुंच गए, इधर कश्मीर में आग लगी हुई है, बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, तो कोई फिक्र नहीं है। और बीच जिधर तुम्हारी ड्यूटी है, जिधर तुम्हें तनख्वाह मिलती है, जिसकी वफादारी का हलफ उठाया हुआ है, उधर आग लगी हुई है। उस लगी हुई आग को छोड़कर परायों की चाकरी करने पहुंच गए। एक कतर चले गए, एक तुर्की चले गए कि जनाब हम जाके दुनिया की आग बुझाएं। और दुनिया बड़ी सियानी है, वो अपनी आग खुद बुझा लेगी। वो कैलकुलेट करके लड़ते हैं, उन्हें पता है कितना मुनाफा है, कितना नुकसान है, और वो जानते हैं कि उन्होंने कितनी लड़ाई लड़ दी है। ना अमेरिका ने आपके कहने पे लड़ाई से रुकना है, ना ईरान ने आपके कहने पे लड़ाई से रुकना है। वो अपने अपने मफाद के लिए, जब उन्हें चाहिए होता है कि लड़ाई रोकनी है तो आपको बीच में डाल लेते हैं फेस सेविंग के लिए, और जब उन्हें चाहिए होता है लड़ाई दोबारा लड़नी है तो वो आपका फोन भी नहीं उठाते, आपकी बात भी नहीं सुनते। दुनिया की आपको फिक्र पड़ी हुई है, दुबले हुए जा रहे हैं आप, कभी इस मुल्क में, कभी उस मुल्क में, कभी उस मुल्क में, कभी उस मुल्क में। जनाब हम सालसी करवा रहे हैं, सालिस की हैसियत होती है भाई। आप सिर्फ सहूलतकारी करवा रहे हैं, फेस सेविंग दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। और ये सारी सिचुएशन जो खड़ी हो गई है पाकिस्तान के अंदर, इसको कौन ठीक करेगा? यानी उधर सबको मैं मिलने के लिए तैयार हूं, उसको भी मिलेंगे, उसको भी मिलेंगे, उसको भी मिलेंगे, तमाम फ्रीकैन से बातचीत करेंगे। सूडान के अंदर जनाब हम जाके सुलह करवाएंगे, लेकिन बलूचिस्तान में जो हमारे अपने एहलकार शहीद हो गए, अब फर्ज करें ना
اگر یہ اہلکار پاکستان تحریک انصاف کے کسی جلسے کی کوریج کرتے ہوئے اس کو روکتے ہوئے یا کوئی ناکہ لگاتے ہوئے کسی راہ چلتی گاڑی کے نیچے آگے شہید ہو جاتے نا تو آنکھوں سے انگارے نکل رہے ہوتے اور ایک کندھا ہوتا وزیر اعظم کا اور ایک کندھا ہوتا فیلڈ مارشل کا, یہ اس اہلکار کے جنازے کو کندھا دے رہے ہوتے اور کہتے کہ ہم پی ٹی آئی کو نیست و نابود کر دیں گے. لیکن کیونکہ دہشت گردوں نے مارا ہے. وہ دیکھیں نا اچک صاحب کا سٹیٹمنٹ, اچک صاحب نے جو بات کی ہے یہ پھینکنے والی بات نہیں ہے, اس کے اوپر سب کو غور کرنا چاہیے. انہوں نے کہا جی وزیرستان میں وسائل دریافت ہوئے, یعنی وہاں پہ معدنیات نکلی اور اس کے بعد وزیرستان کے لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا اور اب زرعون کے علاقے میں لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے. یہ بات جہاں جہاں پہ میں آپ کو تھوڑے دن پہلے بتا رہا تھا, آج اچکزئی نے وہی بات کر دی. یاد رکھیے گا یہ جو اٹیک ہو رہا ہے یہ پشتون بیلٹ میں ہو رہا ہے, یہ بلوچ بیلٹ نہیں ہے. اور پشتون بیلٹ میں اچکزئی کے بہت تعلقات بھی ہیں اور انفلوئنس بھی ہے, تو یہ اچھے سے جانتے ہیں کہ وہاں کیا نکلا اور کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا جی وزیرستان میں جب وسائل دریافت ہوتے ہیں یا معدنیات نکلتی ہیں تو وہاں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں, آپریشن شروع ہو جاتے ہیں. اب یہی کام زرغون میں کیا جا رہا ہے, بلوچستان میں کیا جا رہا ہے, اور اس زیادتی کے خلاف انہوں نے کہا جی ہم کھڑے ہوں گے. اگر میں کھڑا نہ ہوا تو پھر میں نہ پشتون ہوں گا اور نہ مسلمان ہوں گا. فضل الرحمان صاحب نے ایک نقطہ اٹھایا اور بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے جو انہوں نے اٹھایا, قصور والے جلسے میں یہ مس ہو گیا تھا. انہوں نے کہا جناب ہمارے ملک کی حالت یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ پوری سرحد ہماری بند ہے, کوئی بات چیت کوئی تجارت کوئی چیز ہم ان کے ساتھ کر ہی نہیں پا رہے, وہ تو ہمارا پانی بھی روک رہے ہیں. افغانستان کے ساتھ پوری سرحد بند ہے, مغربی سرحدیں بھی ہماری بند ہیں, مشرقی سرحدیں بھی ہماری بند ہیں. ایران کے ساتھ حالات ایسے ہیں کہ نہ وہ اچھے ہیں نہ برے ہیں. چین اپنا اعتماد پاکستان سے اٹھا چکا ہے. تو وہ کہتے ہیں جی ایک چھوٹا سا کوریڈور ہے جو اگر تجارت کے لیے کھلتا ہے افغانستان کے ساتھ آپ کا, تو آپ نے ان کو بھی بند کر دیا. ہم نے ان کو دھوکے دیے ہیں, ہم نے ان کی سرمایہ کاری کا رستہ روکا ہے. اس وقت پاکستان محصور ہے, حکمرانوں کی پالیسیوں کے ہاتھوں محصور ہے, اور حکمران اس لیے مجبور ہیں کہ وہ بھی تو محصور ہیں. یعنی حکمران جو ہے ان کے اوپر کنٹرول جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہے. یہ تو صورتحال ہے بلوچستان کی, اور پاکستان خطے میں اکیلا ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ جا کے پوری دنیا سے جھپیاں ڈال رہے ہیں, لیکن یہاں خطے میں ہماری سچویشن کیا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ پورا بارڈر ہمارا آلموسٹ سیل ہے, وہاں سے صرف سمگلنگ ہوتی ہے. بلوچستان کے ساتھ پورا بارڈر بند ہے. چائنا جو ہے اس کے ساتھ تعلقات آپ کو آئیڈیا اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. انڈیا کے ساتھ آپ کا پھنڈا ہے. دیکھیں افغانستان کو 6 ملکوں کے بارڈر لگتے ہیں, کسی ملک میں اتنی دہشت گردی نہیں ہے جتنی پاکستان میں ہے, تو بھی ہمارے ملک میں کیوں ہے؟ یہ افغانیوں کا اتنا لمبا بارڈر لگتا ہے جا کے ایران کے ساتھ, اوپر باقی سارے ملک ہیں, کرغزستان کے ساتھ لگتا ہے, میرے خیال میں تاجکستان کے ساتھ لگتا ہے, اور بھی ممالک ہیں, چائنا, یہ سارے ممالک کے ساتھ اس کا بارڈر لگتا ہے. دہشت گردی صرف ہمارے ملک میں کیوں آتی ہے, باقی ملکوں میں یہ دہشت گردی کیوں نہیں جاتی؟ اس سوال کا جواب ہے کسی کے پاس؟ میرے پاس تو نہیں ہے. اگر آئندہ کوئی ڈی جی ایس پی آر صاحب بلائیں صحافیوں کو ملنے کے لیے تو ان سے یہ ضرور پوچھیں کہ جناب افغانستان میں 6 ملکوں کا بارڈر ہے, صرف پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں افغانستان کروا رہا ہے اور فتنۃ الخوارج اور ہندوستان, تو ہمارے پہ یہ کیوں ہو رہا ہے باقیوں پہ کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ سوال پوچھنا چاہیے. ایک اور چیز ناظرین, آزاد کشمیر میں آٹے کا بحران شدید ہوتا جا رہا ہے. اب کیونکہ بہت سارے ٹرک روکے ہوئے تھے پنجاب اور کشمیر کی سرحد کے اوپر, اور ان ٹرکوں کو گندم لے جا کر کشمیر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی. ادویات بھی روکی گئی, خوراک بھی روکی گئی. کشمیری اس پہ بہت احتجاج بھی کر رہے ہیں, ان کے لیے بڑا پرابلم کریٹ ہو گیا ہے, غذائی قلت کے شدید خدشات ہیں. تو اب کیا یہ ہے حکومت نے کہ کیونکہ ٹرکوں کو بار بار لوگ آ کر دیکھتے تھے, اس کی ویڈیو بناتے تھے اور بتاتے تھے کہ جناب یہ دیکھیں ٹرک کھڑے, ان کو کشمیر میں داخل نہیں ہونے دیں, تو سرکار نے ان ٹرکوں کو واپس روانہ کر دیا. انہوں نے زبردستی کہا کہ ٹرک یہاں سے ہٹائیں اس شاہراہ سے اور ان کو واپس لے جائیں پیچھے. یہاں گندم کے ٹرک کھڑے ہوتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں, جو لوگ کراسنگ کرتے ہیں وہ ویڈیوز بناتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ پاکستان آزاد کشمیر میں اس وقت خوراک نہیں جانے دے رہا, لہذا آپ یہ ٹرک یہاں سے ہٹا دیں. تو وہاں سے جناب ٹرکوں کو ہٹا دیا گیا. لیکن دوسرے مناظر جو میں نے دیکھے آزاد کشمیر میں, بڑے پیمانے پر لوگ نکلے ہیں احتجاج کرنے کے لیے. خواتین ہیں, بچیاں ہیں, بچے ہیں, اسکولوں کے یونیفارمز میں آ رہے ہیں, وہاں پہ آ کر بات کر رہے ہیں. تو آزاد کشمیر میں احتجاج کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پہ سرکار ناکام رہی ہے. تو کیا وہاں پہ یہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کروا سکتے ہیں؟ اول تو فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے کا ان کا ارادہ کوئی نہیں ہے, یہ دھاندلا کریں گے. لیکن کیا یہ الیکشن کروا بھی پائیں گے؟ میری ذاتی طور پہ رائے ہے کہ اگر پی ٹی آئی باہر نکل گئی ہے, جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی الیکشن لڑ نہیں رہی, تو یہ آپس میں سیٹیں بانٹ لیں, ٹاس کر لیں, کس کی حکومت ہوگی کس کی نہیں ہوگی, آپس میں ہی کر لیتا ہے. یہ الیکشن والا ڈھونگ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے, وہاں بندے مر جائیں گے, نقصان ہو جائے گا, پاکستانیوں کا پیسہ بھی بہت ضائع ہو جائے گا. لہذا آپ آپس میں ٹاس واس کر کے یا آپس میں مل بیٹھ کے آپ لوگ فیصلے کر لیں کہ کس کو حکومت دینی ہے اور کس کو حکومت نہیں دینی. کیونکہ پاکستان جو ہے نا وہ اتنا خرچہ نہیں اٹھا سکتا. حالات دیکھیں نا پاکستان کے, ہمارے ملک میں یہ ابھی میں سن رہا تھا ہارون شریف صاحب کو, بڑے سینئر اینالسٹ ہیں اور یہ
इकोनॉमिस्ट है, वो ये कहते हैं जनाब कि पाकिस्तान में जो नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो नेगेटिव है, यानी पाकिस्तान में जो पैसा आया इस ज़मन में वो 1.6 अरब डॉलर था और जो पाकिस्तान से निकल गया वो 2.5 अरब डॉलर था। तो आप प्लस माइनस करें तो 1 अरब डॉलर का तो आपको नुकसान हो गया उल्टा। फिर वो ये कहते हैं कि 19 मल्टी नेशनल कंपनियां पाकिस्तान से निकलकर चली गई पिछले 2 साल में। फिर इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी की सूरत हाल ये है कि 50 साल का हमारा सबसे बड़ा डिप है। 50 साल में इतनी कम नहीं हुई जितनी अब हो गई। बिजली के ऊपर हमारे ऊपर सर्कुलर डेब्ट चढ़ा हुआ था, कर्जा चढ़ा हुआ था, हमने बिजली की अदायगियां नहीं की हुई थी। अब पता चला गैस के ऊपर और पेट्रोल के ऊपर भी चढ़ा हुआ। पता कितना है? 3600 अरब रुपए, 3600 अरब रुपए। 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं, तो 3600 अरब रुपए आपके ऊपर सर्कुलर डेब्ट चढ़ा हुआ है। किसका? पेट्रोलियम का और गैस का, बिजली का। इसके अलावा वो पिछले साल का जो डाटा था उसके मुताबिक 2500 अरब पिछले साल वाले डाटा में था। तो इतने कर्जे आपके ऊपर सिर्फ ये इंटरनली इन 3 चीजों के चढ़े हुए हैं, गैस पे, पेट्रोल पे और बिजली पे। और आपकी कमर टूट गई है ज्यादा बिल दे देकर, लेकिन फिर भी ये कर्जे पाकिस्तान के ऊपर चढ़े हुए हैं। मैंने आपको बताया था ना कि जो आसिम मुनीर रजीम है ये मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुका है, फेल हो चुका है। अब इनको ये मलबा किसी पे डालना है, ये मलबा भी किसी पे नहीं डाल पा रहे। ये दुनिया में जाके इधर उधर जो कोशिशें करते हैं कि हमें कुछ पैसा मिल जाए, कोई सरमायाकारी लेकर पाकिस्तान में आ जाए, कोई 2, 4, 10 अरब डॉलर पाकिस्तान में आ जाए। जो पैसा पाकिस्तान में आना था वो चाइना ला चुका है, जितना पाकिस्तान में पैसा पहले आना था वो आ चुका है। अब इतनी दहशतगर्दी और मारामारी के अंदर जब रोजाना बैनुल अक़वामी खबर ये चलती है कि आज फलां शहर पे कब्जा हो गया, आज फलां शहर पे कब्जा हो गया, आज वहां धमाका हो गया। वो जीवनी का मैंने मंजर देखा, उन्होंने लाके ट्रक पूरा मारा कंपाउंड के अंदर, पूरा कंपाउंड तबाह कर दिया सिक्योरिटी फोर्सेज का। ये मनाजिर पूरी दुनिया देख रही है। टीटीपी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA वो बाकायदा वीडियोस जारी कर रहे हैं, बता रहे हैं जनाब ये देखें हमने ये पाकिस्तान की हालत कर दी है। और इससे बैनुल अक़वामी सतह पे इंपैक्ट क्या जा रहा है? कोई नहीं आता यहाँ सरमायाकारी लेकर, कोई पागल ही होगा जो सरमायाकारी लेकर आएगा। और पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, और वजह उसकी ये है कि इमरान खान को जबरदस्ती हमने जेल में बंद करके रखना है, उसके अलावा इनके पास ऑप्शन कोई नहीं है। और जब कुछ भी नहीं होता ना आपके पास, तो फिर आप रंगबाजी करते हैं। वो रंगबाजी आप देखें ना कैप्टन सफदर ने की है, वो लोगों ने वहां पे वीडियो बना के डाल दी सोशल मीडिया पे। कैप्टन सफदर साहब भी कारनामे ही करते रहते हैं। सबसे बड़ा कारनामा तो उनका अपनी शादी वाला कारनामा ही बहुत बड़ा है कि वहां ड्यूटी कर रहे थे, उधर शादी कर दी उन्होंने। लेकिन वो उनकी निजी जिंदगी है, अल्लाह ताला कामयाब करे उन्हें और उन्हें हंसता बसता खुशहाल रखे। लेकिन कारनामा जो उन्होंने किया वो देखें आप। कैप्टन सफदर आजकल अपने इलाके के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा में वो गैस के इफ्तिताह करते फिर रहे हैं। एक जगह जाते हैं गैस का इफ्तिताह, दूसरी जगह जाते हैं गैस का इफ्तिताह, तीसरी जगह जाते हैं गैस का इफ्तिताह। वो मकामी कोई नौजवान है, उन्होंने कहा जी गैस का ये इफ्तिताह करता है, पीछे पूरे एरिया में गैस नहीं आ रही, ये आगे जाता है एक जगह पे गैस का इफ्तिताह कर देता है। ये कैसे हो रहा है? ये कैप्टन साहब इफ्तिताह कैसे करते फिर रहे हैं गैस का? रास्ते में गैस नहीं है, पाइपलाइन बिछी नहीं है, गैस का इफ्तिताह कैसे कर दिया? उन्होंने जनाब LPG का सिलेंडर पकड़ लिया। इन्होंने काम क्या किया हुआ, रंगबाजी चेक करें आप इनकी, नौसरबाजियां। यही मरियम नवाज ने, मुझे लगता है यही से नौसरबाजियां इन्होंने एक दूसरे से सीखी है। वो LPG का सिलेंडर है, वो रखा हुआ है गाड़ी के अंदर, उसको ले लेकर फिर रहे, जहां दिल करता है वहां सिलेंडर खड़ा किया, उसके साथ पाइप लगाया, गैस का इफ्तिताह कर दिया, रोला डाल दिया, जनाब गैस आने लगी, गैस का इफ्तिताह हो गया, गैस पता नहीं कब आएगी। ये नाजरीन सूरत-ए-हाल और हालात हैं इनके। रंगबाजी के साथ ये मामला चला रहे हैं, प्रैक्टिकली इन्होंने पाकिस्तानियों के लिए कुछ नहीं किया। नाजरीन, अमेरिका और ईरान में शदीद झड़पें शुरू हो गई हैं दोबारा, और वजह उसकी ये है कि अमेरिका को लगता है कि आबना हुर्मुज़ को पहले की तरह खुलना चाहिए, ईरान को लगता है नहीं, उनका कंट्रोल वहां पे रहना चाहिए। यहां से लड़ाई ट्रिगर हो जाती है। जब से जंगबंदी हुई है उसके बाद से लेकर अब तक इस वक्त जो झड़पें हुई हैं वो शदीद तरीन है। अमेरिका ने जंगबंदी के बाद सबसे बड़ी बमबारी ईरान पे अब की है गुज़िश्ता 2-3 दिनों में। ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की है, उन्होंने अमरीकी अड्डों को कतर में, कुवैत में, बहरीन में, UAE में और उर्दन में निशाना बनाया और वहां नुकसान भी हुआ है। इसकी तफसीलात अमेरिका कल जारी करेगा। एक और खबर है नाज़रीन, वो बड़ी दिल दहला देने वाली और हैरान कर देने वाली खबर है कि ईरान के एक साबिक सदर को अमेरिका ने कैसे काबू किया। न्यूयॉर्क टाइम ने उसके ऊपर एक रिपोर्ट लिखी। वक्त कम है, अगले व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा, इसके बारे में मैंने निशान लगा दिया। अब तक के लिए इतनी